Good morning, students. Today we will study the third part of industrialization. Manchester comes to India. ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है. हेनरी पेथुलो नाम का एक व्यक्ति था, वर्ल्ड फेमस. उन्होंने कहा था कि इंडिया का जो इंडियन टेक्सटाइल है उसकी डिमांड कभी मार्केट में ख़त्म नहीं हो सकती है. The demand for Indian textile will never get over because it is so fine and so nice. But ऐसा नहीं हुआ. क्यों? बल्कि हमारी डिमांड तो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगी थी, ख़त्म होने की कगार पर आ गई थी. 1811 से 12 में 33% डिमांड थी, जो 1850 से 51 में 3% पर आ गई थी. ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिटेन में जब इंडस्ट्रीज़ रिवॉल्यूशन हो रहा था, सो ब्रिटेन वॉज वेरी स्मार्ट. Industrialists in Britain knew that if imports from India will keep on coming to the Britain, जो import हो रहा था वो बहुत अच्छी क्वालिटी का आ रहा था, लेकिन हमारे खुद के ब्रिटेन के जो फार्मर्स और पीजेंट्स हैं उनको लॉस होगा, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट को चाहिए प्रॉफिट, और प्रॉफिट के लिए वो इंडिया से जो अच्छा वाला कॉटन आ रहा था उसको प्रिफ़र करेंगे. तो उनका मतलब वो ये चाह रहे थे, उन्होंने गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला कि वह इम्पोर्ट कपड़े पर बैन कर दे, जिससे मैनचेस्टर में बने कपड़े बाहरी कंपटीशन के बिना ही इंग्लैंड में बिकने लगे. तो उन्होंने ब्रिटेन गवर्नमेंट को प्रेशराइज शुरू कर दिया. उसके बाद क्या हुआ कि टू प्रोटेक्ट द मैनचेस्टर्स फ्रॉम द कंपटीशन फ्रॉम द बेटर क्वालिटी कॉटन फ्रॉम इंडिया, तो सबसे पहले तो उन्होंने बैन कर दिया हमारे यहाँ के पीजेंट्स और वीवर्स, जो मोस्टली यूरोप और ब्रिटेन के लिए ही प्रोड्यूस करते थे. अब उनके तो बेचारों की आफत ही आ गई, उनका तो एक तरह से अब धंधा ही चौपट होने लगा. देन दे स्टार्टिंग pursuing the British East India Company to sell their British goods in Indian market. They wanted to earn more and more profit. They want to expand their market in India. उन्होंने बोला कि हमारे प्रोडक्ट को इंडियन मार्केट में बेचना शुरू कर दो. ये थी दूसरी प्रॉब्लम. अब हमारे यहाँ अपनी होम कंट्री में भी कंपटीशन बढ़ रही थी और हम एक्सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे थे, और हमारे टेक्सटाइल को हम एक्सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे थे. सो एज ए रिज़ल्ट द वैल्यू ऑफ इंडियन इम्पोर्ट इंक्रीज फ्रॉम 31% to 50% बिटवीन 1850 to 1870. अब जब ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ से सब तरफ से कंट्रोल करना शुरू कर दिया था, तो हमारे यहाँ के वीवर्स को और हमारे यहाँ के पीजेंट्स को, फार्मर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी. अब एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स्ड और लोकल मार्केट श्रिंक होने लगा था. ऑब्वियसली एक्सपोर्ट हमें करने नहीं दे रहे थे और लोकल मार्केट श्रिंक होती जा रही थी, क्योंकि बाहर से कंपटीशन हो रही थी. जो ब्रिटेन से मशीन से बने सामान आ रहे थे, गुड्स आ रहे थे, दे आर चीपर देन द हैंडमेड गुड्स फ्रॉम द इंडिया. हम उनसे कॉम्पीट भी नहीं कर पा रहे थे. साथ ही साथ थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ. अमेरिकन सिविल वार से ब्रिटेन और अमेरिका के रिश्ते ख़राब हो गए. अमेरिका कॉटन की ब्रिटेन को जो सप्लाई करता था वो बंद हो गया. देन ब्रिटेन टर्न टू इंडिया. ब्रिटेन अब सारा कॉटन इंडिया से मांगने लगा था. वो क्या कर रहा था कि ब्रिटेन हमारे यहाँ इंडिया से हाई प्राइस देने के लिए भी तैयार हो गया था. वो हर कीमत पर हमारे यहाँ से कॉटन लेने को तैयार हो गया था. तो अब इंडियन मर्चेंट्स को भी हाई प्राइस में कॉटन खरीदना पड़ रहा था.
क्योंकि जब यूरोप में ब्रिटेन में हाई प्राइस में हमारा कॉटन जा रहा था, तो हमारे बेचारे इंडियन मर्चेंट्स को भी हाई प्राइस में कॉटन ख़रीदना पड़ रहा था। मैन्युफैक्चरर्स के लिए इन प्रॉब्लम से वो डील करते, तब तक इंडिया में भी आ गया था इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसे ही इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो होम मार्केट भी शुरू हो गए, मशीन मेड गुड्स इसी तरीके से। अब उनकी 3 प्रॉब्लम्स हो गई। पहली कि एक्सपोर्ट बंद कर दिया गया यूरोप ने, दूसरी लोकल मार्केट में कंपटीशन बढ़ा दी, और तीसरी इंडस्ट्रियलाइजेशन से कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि मशीन मेड गुड्स से कॉम्पीट करना बहुत मुश्किल था। स्टूडेंट्स, अब फैक्ट्रीज कम अप। फाइनली इंडस्ट्रियलाइजेशन अब इंडिया में भी आना शुरू हो गया था। कैसे आया? सो फर्स्ट फैक्ट्री स्टार्टेड टू कमिंग अप इन इंडिया somewhere around at 1850. So the first cotton mill in Bombay came up in 1854. Around the same time jute mill came up in Bengal, the first being set up in 1855, and another one 7 years later in 1862. After that, in North India, Elgin mill was started in 1860. 60s में शुरू हुई थी, एंड ईयर लेटर, 1 साल बाद, द फर्स्ट कॉटन मिल ऑफ अहमदाबाद वॉज सेटअप। और इसी के साथ में बाय 1874 पहली स्पिनिंग एंड विविंग मिल ऑफ मद्रास बिगेन प्रोडक्शन। बच्चों, बट यू हैव टू रिमेंबर 2 डेट्स, 1854 फर्स्ट कॉटन मिल इन बॉम्बे एंड फर्स्ट जूट मिल इन बंगाल इन 1855। द अर्ली एंटरप्रेन्योर्स। अर्ली एंटरप्रेन्योर्स कौन थे? पहले तो एंटरप्रेन्योर्स होते कौन है? एंटरप्रेन्योर्स आर बिजनेस मैन। व्हेन यू स्टार्ट योर बिजनेस यू विल नोन बाय एंटरप्रेन्योर्स। सबसे अर्ली एंटरप्रेन्योर्स कौन थे? जिनके पास पैसा होगा वही एंटरप्रेन्योर्स होंगे। तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रहकर चाइना से रिलेशन बनाने शुरू कर दिए। ब्रिटिश ने इंडिया में ओपियम उगाना शुरू कर दिया एंड बिगेन एक्सपोर्टिंग ओपियम टू चाइना एंड टुक टी फ्रॉम चाइना टू इंग्लैंड। उसने हमारे यहाँ से ओपियम प्रोड्यूस करके चाइना को देना शुरू कर दिया, और उसने चाइना से चाय की पत्ती लेकर इंग्लैंड को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इंडिया का ओपियम ब्रिटिश चाइना में एक्सपोर्ट करते थे और चाइना से टी लेकर इंग्लैंड भिजवाते थे। दिस ओपियम एंड टी ट्रेड वॉज गोइंग बिटवीन कॉलोनियल इंडिया एंड चाइना। सो इंडिया में अगर ब्रिटेन ओपियम उगा रहे हैं तो उन ब्रिटिशर्स के साथ किसी और को भी प्रॉफिट हो ही रहा होगा, राइट? सो दोज वॉज द पीपल हु बिकेम अर्ली एंटरप्रेन्योर्स। जिनको प्रॉफिट हुआ वो अर्ली एंटरप्रेन्योर्स बन गए। पीपल हु हैड अर्न सम प्रॉफिट इन दैट ट्रेड विथ चाइना। चाइना के साथ जो ओपियम ट्रेड में जिन्होंने प्रॉफिट किया, दे हैड मनी टू बी द अर्ली एंटरप्रेन्योर्स व्हेन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट केम टू इंडिया। इंडिया बिकेम जूनियर प्लेयर इन दिस ट्रेडिंग, प्रोवाइडिंग फाइनेंस, प्रोक्यूरिंग सप्लाईज एंड शिपिंग, कंसाइनमेंट। ये जो छोटे छोटे प्रोसीजर्स होते थे उसी से लोगों ने बनाना शुरू कर दिया प्रॉफिट। ये कुछ नाम हैं जिन्होंने पैसा कमाकर ये हमारे इंडिया में बड़े बड़े बिजनेसमैन बन गए थे। अर्ली एंटरप्रेन्योर्स थे द्वारका नाथ टैगोर, दिनशॉ पेट्रिट, जमशेदजी टाटा, जीडी बिरला और सेठ हुकुमचंद। इन सब ने बनाया था ओपियम ट्रेड से प्रॉफिट, और ये बने थे अर्ली एंटरप्रेन्योर्स। द्वारका नाथ ने 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज इस्टेब्लिश की थी फॉर द ओपियम ट्रेड दैट ही वॉज द गोइंग विथ चाइना। चाइना के साथ 1830 एंड 1840s में जमशेदजी टाटा ने बनाया था। फर्स्ट आयरन एंड स्टील की फैक्ट्री लगाई थी जमशेदपुर में 1912 में। सेठ हुकमचंद ने लगाया था पहला इंडिया का जूट मिल इन 1917 में कलकत्ता में। अब हाउ अर्ली एंटरप्रेन्योर्स अक्यूमुलेटेड देयर कैपिटल। अब क्या हुआ बच्चों की
कॉलोनियल लिमिटेशंस ओवर इंडियन मर्चेंट्स में अब हम देखेंगे कि कॉलोनियल पावर्स ने इंडियन मर्चेंट्स को कैसे कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। वीवर्स के साथ साथ क्या हुआ था ये हम पढ़ेंगे कि जैसे कि गोमास्ता और लोन वाला ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब मर्चेंट्स के साथ क्या क्या हो रहा था वो देखेंगे। सबसे पहले जिस चीज़ के लिए उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ पे यूरोपियंस ने हमको कहा था कि यू पीपल आर नॉट अलाउड टू ट्रेड विथ यूरोप विद द मैन्युफैक्चर गुड्स। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश में भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था, सो दे वांटेड टू मेक प्रॉफिट. They said no matter how many industries you have in India and how good you people are with your goods, but you are not allowed to trade with entire Europe. हमारी मार्केट ख़त्म कर दी. दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि you are only allowed to export raw material. क्यों? रॉ मटेरियल उन्हें खुद की इंडस्ट्रीज़ के लिए चाहिए था और उनको वही रॉ मटेरियल चाहिए था जैसे कॉटन, ओपियम, इंडिगो. ये रॉ मटेरियल ही इंडियन मर्चेंट्स या एंटरप्रेन्योर्स वर अलाउड टू एक्सपोर्ट, नॉट गुड्स. फिनिश गुड्स वो भेज नहीं सकते थे. और उसके बाद से उन्होंने बनानी शुरू कर दी थी यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज़. अपने यूरोप के लोगों से जो एजेंसीज़ बनती थी वो हमारे इंडिया में इंडस्ट्रीज़ को मैनेज कर रही थी. और वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ थी? एनसीईआरटी में 3 नाम दिए गए: बर्ड, हेजलर्स एंड कंपनी, एंड्रयू यूले एंड जार्डाइन, स्किनर्स एंड कंपनी. ये इंडस्ट्रीज़ क्या करती थी? हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज़ को कंट्रोल करती थी. क्या एक्सपोर्ट होगा, क्या इंपोर्ट होगा, कैसे होगा, सब कुछ ये एसोसिएशंस कंट्रोल करती थी. और इसी के साथ कैपिटल कौन लगाता था, पैसे कौन लगाता था? पैसा हमारी इंडियन कंपनीज़ का लगता था. हमारे मैनचेस्टर एंड एंटरप्रेन्योर्स पैसा लगाते थे और प्रॉफिट और मैनेजमेंट जाता था पूरा यूरोपियंस के हाथों में. इसी तरीके से ये काम करते थे कि इंडियन फाइनेंसर्स विल प्रोवाइड द फाइनेंस एंड यूरोपियन एजेंसीज विल डू द इन्वेस्टमेंट. पैसा हमारा और इन्वेस्टमेंट कोई और कर रहा था और प्रॉफिट तो कोई और ही ले रहा था. ये पूरा सिस्टम धड़ल्ले से चल रहा था. अब यूरोपियन मर्चेंट्स ने इसके साथ साथ क्या करना शुरू कर दिया? उन्होंने अपना चैम्बर ऑफ कॉमर्स बना दिया. एक और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बना दी जहाँ पर सारे यूरोपियंस बिजनेसमैन बैठ के इंडियन इंडस्ट्रीज़ के बारे में लेते थे प्रोग्राम और पॉलिसीज़ पे डिसीजन. उसमें एक भी इंडियन बिजनेसमैन अलाउड ही नहीं था. इस तरीके से पूरे यूरोप में हमारे इंडिया की इंडस्ट्रीज़ को भी अपने कब्जे में किया हुआ था. नाउ वी विल कंप्लीट दिस सेशन. बच्चों, बचा हुआ पार्ट अपन नेक्स्ट सेशन में करेंगे. थैंक यू.